अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में अचानक इजाफे की तैयारियां हो रही हैं और इस वक्त गैर मामूली तब्दीलियां नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए संजीदगी से गौर व फिक्र कर रही हैं और इस हवाले से आला सतह की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अहम फैसले किए जा रहे हैं, मगर अपोजिशन के इकदाम से पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रिए क़यादत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है। खुद वज़ीर आज़म मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, अवामी इत्तबाअत से खिताब करेंगे और सबसे पहले 9 फरवरी को यानी परसों वज़ीर आज़म फैसलाबाद जाएंगे। मगर उससे पहले ही अपोजिशन भी मुतहर्रिक होती नजर आ रही है। अपोजिशन ने भी अचानक अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। अपोजिशन जमातें न सिर्फ खुद मुतहर्रिक हो गई हैं, बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, खुद हुकूमती इत्तेहादी भी अपोजिशन जमातों से राब्ते कर रहे हैं। MQM कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी, एक दूसरे से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय हो रहा है। जबकि हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है कि उसने हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की 2 बड़ी अपोजिशन जमातों की क़यादत ने एक दूसरे से मुलाकात की। हफ्ते को पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ भाई जरदारी ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी शरीक थे। और आज आसिफ जरदारी ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की और कल MQM के वफ्द से शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। जबकि आज नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि हुकूमत हर मुहाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पार्टी में इत्तफाक पाया गया है कि इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा। इमरान खान हुकूमत का हर दिन अवाम की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। CEC के तमाम अरकान ने इस पर इत्तफाक किया है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि आप एक तहरीक छोड़ें 10 लाएं, लेकिन मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब कब, कहां और कैसे आए मियाँ जी को बताना पड़ेगा। जरदारी भी दौड़ लगा लें और मियाँ जी भी किसी तौर भी पैसे माफ नहीं होने। कौम का पैसा है, कौमी खजाने में जाएगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और साथ रहेगी। मगर अहम बात यह है कि आज आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की और ख़बरें यही आ रही थी कि आसिफ जरदारी काफ लीग की क़यादत को नो कॉन्फिडेंस के लिए मनाएंगे। मगर काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने वादे पैगाम दिया कि एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी और हम उस वक्त तक हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं जब तक रियासत उसके साथ खड़ी। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, अगले सारे दिन जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात वाले हैं और मुश्किल में हुकूमत रहेगी। ये सीधी सी बात है। और रही बात हम कहां खड़े हैं और कब तक बोझ उठाएंगे, उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। बाद पैगाम आ गया है। हम MQM से भी बात करेंगे कि MQM किस वक्त क्या राय है। आमिर खान साहब इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, उनकी राय मालूम करेंगे। मगर शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इजलास से आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले अब्बासी साहब आप बताइएगा कि जब ये फैसला हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा तो कैसे जाना होगा? आप लोग आज भी कोई नहीं फैसला कर पाए कि नो कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे आएगा? काफ लीग के जो कामिल अली आ गए उनकी राय आपने सुन ली कि जब तक रियासत खड़ी है हम भी साथ खड़े हैं हुकूमत के। जी देखिए, हम तो पहले से इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक ही तरीका है आइनी अदम एतमाद का, जिससे हुकूमत जाती है तो हमने उसी रास्ते को अपनाना है। हमने किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनना, हमने किसी इशारे का इंतज़ार नहीं करना। तो इसलिए ये जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब और शहबाज साहब की, ये पहले भी हुई हैं। पिछले असम्बली के सेशन में 2-3 मुलाकातें हुई थी और इस बात पर इत्तेफाक है कि जैसे नंबर पूरे होते हैं और नंबर उस दिन पूरे हो जाएंगे जब बैसाखियाँ हट जाएंगी, वो कामिल अली आगा साहब पहले सबसे आपको नज़र आएंगे, बता देंगे कि अब बैसाखियाँ हट गई हैं, तो उस दिन अदम एतमाद हो जाएगा। मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आज अवाम का दबाव है। अवाम चाहते हैं कि मुल्क में इस हुकूमत से निजात मिले। वैसे मगर फिर अगर बैसाखियाँ नहीं हटी हैं तो निजात, जो आप कह रहे हैं कि निजात मिले वो और हुकूमत जाए, वो तो नहीं होगा ना। फिर इस वक्त आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत को कोई सपोर्ट नहीं हासिल। जी आज तो कामिल अली आगा साहब ने बताया कि आज नहीं हटी हैं तो शायद कल हट जाएंगी, क्योंकि अब बैसाखियाँ भी कायम नहीं रह सकती। बैसाखियाँ भी इतनी नाकामियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर सकती जिसने पाकिस्तान को सवाए मुश्किलात और तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया।
रसम, मगर अब मसला ये है कि या तो आप लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले ज़ाहिर एक ज़माना था जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि उन्हें सड़कों पर घसीटेंगे, जरदारी साहब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करते थे, मगर फिर आप लोग करीब आए और ऐसा दिन भी देखा कि मरीम नवाज़ ने जीए पीपल्स पार्टी का भी नारा लगाया, जीए नून लीग के साथ साथ जिंदाबाद का नारा लगाया, मगर फिर दोबारा 2 महीने पहले तक जरदारी साहब कह रहे थे कि आप मुल्क के मुखालिफ है शरीफ ख़ानदान, आज फिर मिल लिए हैं। तो फिर क्या दुरुस्त नहीं कहती हुकूमत कि जैसे ही आप लोगों को लगता है कि केसेस आप लोगों के खिलाफ तगड़े हो रहे हैं, आप लोग आपस में मिल जाते हैं और यही हो रहा है? केस कौन से तगड़े हो रहे हैं यार? मैं तो चाहता हूं कि आप टीवी कैमरे लगा के आवाम को बताएं कि कौन से केस है। केसेस के मामले से क्या ताल्लुक है? 3.5 साल हो गए, बनाए ना केस, और बना लें, शौक पूरा कर लें। आज मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है, आज अवाम का दबाव है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं, और जब अवाम का दबाव होता है तो बैसाखी उसके सामने नहीं ठहरती। ये मामला ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ये बैसाखी हटी, एक दिन भी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ना ये इत्तेहादियों ने खुद बता दिया है, आज इत्तेहादियों ने आपके सामने बता दिया है कि बैसाखियाँ हैं तो हम साथ हैं, नहीं है तो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। ऐसा हम कोशिश करें कि कामिल आगा साहब से भी बात करें, मगर इसका मतलब है फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं ना? आप लोग बस इसी चीज़ का इंतजार करेंगे कि आपको कोई सिग्नल आ जाए या फिर इत्तेहादियों को कोई सिग्नल चला जाए, उस वक्त तक हुकूमत सेफ है। आप आज भी कोई फैसला नहीं कर पाए, ना आपके पास कोई नंबर गेम है, ना तरीन ग्रुप, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ना MQM, किसी से कोई होमवर्क नहीं है। देखिए, होमवर्क हुआ है। होमवर्क मैंने पहले आपको बताया कि 22 मेंबरान को मैं जानता हूं जो पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते, PTI के साथ। ये PTI के MNAs हैं। वो कहते हैं कि हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर हमने इस जमात का साथ दिया, हम अवाम के सामने नहीं जा सकते। लेकिन जब तक टेलीफोनें आएंगी, जब तक बैसाखियाँ हैं, ये मामला चलता रहेगा। जिस दिन वो हटेंगी, बात ख़त्म हो जाएगी। तो हम किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं जिस दिन इस मुल्क में आइन के अंदर आइनी मामलात में मुदाखलत ख़त्म होगी तो मामला खुद ठीक हो जाएगा। वैसे मगर ये बात सारी गैर आइनी मुदाखलत को ख़त्म करने की है। मतलब आप बैसाखी की बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो नाराज अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमसे टिकट की गारंटी चाहते हैं, मगर हम वो देने को तैयार नहीं है क्योंकि जो हमारे देरीना कारकुनों ने जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा वो नाराज हो जाएंगे। तो ये बैसाखियों का मसला है या टिकट की कमिटमेंट का मसला है आपकी तरफ से? देखें, जो लोग आना चाहते हैं वो बुनियादी तौर पे कहते हैं जी हमारी सियासत अब उस जमात के साथ नहीं है, अवाम उस जमात के साथ नहीं है, हम अवाम को फेस नहीं कर सकते। उसके बाद यकीनन वो अपनी सियासी गारंटीज भी चाहते हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम किसी को कोई गारंटी नहीं दे सकते। और ना ही ये कोई ले दो वाली बात नहीं है। उनकी पहली जो बात है उनकी यही है कि वो हमने किसी को खुद राब्ता नहीं किया, लोग खुद राब्ता करते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं चल सकते हुकूमत के साथ। लेकिन उसके बाद सियासत भी आगे चलनी है, और हम कुछ ऐसे लोग हैं जो हम नहीं लेना चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते। तो ये तो सियासी मामलात हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज लोग मौजूद हैं जो हुकूमत छोड़ना चाहते हैं। सब लोग तो ज़ाहिर जहांगीर तरीन ग्रुप में भी लोग मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा है कि जी हुकूमत के साथ हम नज़रसानी करेंगे सारे के सारे मामलात में, मगर ये सारे वो लोग हैं ना जो सिर्फ जो न्यूट्रलिटी है उससे आपकी तरफ नहीं आ जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि बैसाखियाँ वहाँ से हटें, आपकी तरफ आएँ। उन्हें अगर वहाँ से हटने का इशारा मिलेगा तो आपकी तरफ जाने का इशारा मिलेगा, तभी हुकूमत गिरेगी, वरना नहीं गिरेगी। नहीं, हमें बैसाखियाँ नहीं चाहिए यार। हम तौबा करते हैं बैसाखियों से। ये मुल्क बहुत बैसाखियों पर चल चुका है, नहीं चलता। अब सिर्फ ये है कि ये गैर आइनी मुदाखलत ख़त्म हो ताकि ये लोग आज़ाद हो अपना फैसला करने के लिए। उस दिन बात ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन PTI के मेंबरान अपना फैसला करने के काबिल हुए, आज़ाद हुए, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। वैसे मगर फिर मसला यह है कि आपका 25 जनवरी को PDM का इजलास हुआ था। उससे पहले जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि जी पार्टियां खुद फैसला करेंगी, उसके बाद PDM फैसला करेगी। फिर PDM का इजलास हुआ तो आप लोग अपने पुराने फैसले पे कायम रहे कि जी जो 23 मार्च को हमारा लॉन्ग मार्च है हम उसी को वक्त पे करेंगे। फिर अचानक शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मिलते हैं और फिर एक बात आती है कि शायद इन हाउस तब्दीली आ सकती है, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो पहले कह रही थी हम भी अपने पार्टी के इजलास में बात करेंगे। फिर आज आप बात करें तो आप फिर वो बैसाखियों वाली बात कर रहे हैं। तो ये नए तरीके से क्यों पेश किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आप कुछ नया करने वाले हैं? हिकमत अमली कोई नहीं होती है? नहीं, कोई नई बात हमने नहीं की। वही बात है, वही मुस्तकिल पैगाम है। PDM के अंदर भी यही बात हुई थी कि जब भी मौका हो अदम एतमाद करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अदम एतमाद तशहीर करके नहीं किया जाता। अदम एतमाद आप सबसे ज़रूरत उसकी ये होती है कि नंबर पूरे हों, और नंबर मैंने बताया उस वक्त पूरे होंगे जब मेंबरान आज़ाद होंगे अपना फैसला करने के लिए। इतनी सी बात है। ये कोई बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। 172 मेंबरान आपने कौमी असेंबली में लेकर जाने हैं, यही तरीका है आइन में तब्दीली का। या ये जो इत्तेहादी हैं हट जाए हुकूमत से तो उस दिन हुकूमत उस दिन भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी अक्सरियत नहीं रहेगी। यही दो रास्ते हैं। तो कल एमक्यूएम से मुलाकात होगी तो क्या शहबाज शरीफ साहब कन्विंस करेंगे एमक्यूएम को? जी, हमारा तो काम है दावत देना। एमक्यूएम खुद भी महसूस करती है कि कराची के क्या हालात हैं, एमक्यूएम खुद भी महसूस करती है मुल्क के क्या हालात हैं। क्या एमक्यूएम के वोटर के घर में महंगाई नहीं है? क्या वो आज मुश्किल में नहीं है? मैं 2 दिन कराची रहकर आया हूँ, हर आदमी तंग है, हर आदमी सवाल करता है जी कब इनसे जान छुड़ाएंगे। तो आज सियासी जमातों से उनका वोटर वर्कर ये सवाल कर रहा है कि आप कोशिश करें हमारी जान छुड़ाएं। तो जो जमात हुकूमत के साथ लगी रहेगी उसका अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। मगर भाई साहब, अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप लोग सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद अपने बंदे नहीं पूरे कर पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली में बैसाखियां हट जाएं, आप तो अपने बंदे नहीं पूरे कर पाते। सेनेट में बिल, स्टेट बैंक का बिल मंजूर हो गया। सेनेट में गलती हुई है, सेनेट की लीडरशिप ने कोताही की है। बिल वैसे भी मंजूर हो जाता, उसमें चेयरमैन साहब ने शबखून मारा। हमारे लोग जो सीनियर लीडरशिप वहाँ मौजूद नहीं थी वो जवाब नहीं दे पाए, वरना डिले हो सकता था। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब कौमी असेंबली में अदम एतमाद होगा, वो एक पूरा सोचा समझा मंसूबा होगा, आइन के मुताबिक होगा, उसके अंदर सारे मौजूद होंगे। वहाँ तो जो नहीं आएगा उसको तो अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमारे साथ मौजूद थे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, आज मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब की चौधरी बिरादरान से, उसके बाद कामिल अली आगा साहब तो कह रहे हैं जब तक रियासत खड़ी है इमरान खान के साथ, हम भी खड़े हैं इमरान खान के साथ। तो आपका क्या ख्याल है, वो आज ही ऐलान कर देंगे कि हमने बगावत कर दी है और हमारे रास्ते अलग हो गए हैं? तो फिर तो आज आप ये शो ना कर रहे होते, फिर तो आप आज कोई उस पर शो कर रहे होते हैं। मगर वो खामोश भी तो रह सकते थे ना। आज मुलाकात के फौरन बाद ये बयान तो इस बात की वाजे कर रहे हैं, कोई जवाब तो देंगे वो। तो कायरा साहब, क्या बात हुई है कि नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, हुकूमत के हवाले से कोई जरदारी साहब ने आज बात की या नहीं की? मैं वहाँ पे मीटिंग में नहीं था, मेरी जरदारी साहब से बात नहीं हो सकी। मैं इस वक्त आला मूसा में हूँ, लेकिन मैं इसकी डिटेल जानता नहीं, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या गुफ्तगू हो पाई। साहब, तो अब तो जब मुलाकात हफ्ते के दिन हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज से, हमजा शहबाज से, तो उसके बाद आप लोगों का ये था कि जी माने नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब तो मानते नजर आए थे। तो अब क्या होमवर्क है, किस तरह होगा ये होमवर्क? तो शायद मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये होमवर्क तो फिर आप अपने पास रखते हैं ना, आप अपने कार्ड्स तो नहीं शो कर देते। यकीनन इसके ऊपर ही काम हो रहा है, हो रहा होगा, हो रहा होना चाहिए। लेकिन आपका सवाल करना जरूर हक है। आप अजम्पशंस के ऊपर बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो उस वक्त तक वाइटल होती है जब तक ये मटेरियलाइज नहीं हो जाए। वैसे अगर अजम्पशंस ट्रैक रिकॉर्ड पर मबनी हो, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि माजी में तो जो भी आप दोनों के एक दूसरे से ताल्लुकात थे, उसके बाद आप साथ थे, एक दूसरे के हक में नारेबाजी कर रहे थे, मगर सिर्फ 2 महीने पहले तक जरदारी साहब कह रहे थे कि ये जो बरादरान है, शरीफ बरादरान और शरीफ खानदानी पार्टी, ये मुल्क के मुखालिफ है। 2 महीने बाद आप दोनों फिर एक साथ बैठे हुए हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप दोबारा लड़ेंगे, या ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप मिलकर हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे? शायद हम मुखालिफ जमाते हैं, हमें कल भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हम आज भी एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफ जमाते हैं। हम माजी में भी मुखालिफ थे, लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन में नहीं है। हुकूमत के अंदर क्या सूरत हाल है, PMLQ की क्या सूरत हाल है, क्या कहते थे खान साहब उनको, क्या कहते थे MKM को, क्या कहते थे शेख रशीद साहब को, और वो उनको क्या कहते थे। लेकिन हालात जब आपको मजबूर करते हैं तो आप इकट्ठे होते हैं। यकीनन अपोजिशन की जमातें इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हुई है, इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए इकट्ठी हुई है, और इस वसूल पे इकट्ठी हुई है कि इस मुल्क के अंदर एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, एक नया इंतखाब होना चाहिए। उस नुक्ते पे इकट्ठी है। बाकी उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा अपना इंटरेस्ट है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना मैनिफेस्टो है। तो ये कोई जुर्म नहीं है। आप ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को कहते थे मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, ये 10-12 साल पहले की बात है। उसके बाद तो हम हुकूमतों में रहे, उसके बाद हम इकट्ठे
अपोजिशन में आए, हमने उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया, हमने पीडीएम तश्कील दी, हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़े। ये तो बहुत बात की बातें हैं। आप 12 साल पहले, उसके बाद तो फिर आप बीबीजे के दौर के भी बात कर सकते हैं। चले ये माजी बईद की बात है, मगर पीडीएम तश्कील देने के बाद जरदारी साहब ने कहा है कि ये मुल्क मुखालिफ है। मैं आपको सुना देता हूँ कि जरदारी साहब ने अब से 2 महीने पहले दिसंबर 2021 में क्या कहा है लाहौर में बैठ के। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? उन्होंने कहा ये मुल्क मुखालिफ है। देखिए शायद गुजारिश है कि गुफ्तगू करते हुए कभी कोई वक्त लम्हाती तौर पे ऐसे हो जाए। मैं किसी भी सियासतदान को जाती तौर पे पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझता। मैं ज़ियाउल हक का बदतरीन मुखालिफ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की पूरी रियासत के ऊपर जितना बड़ा हमला, जितनी बड़ी जाति ज़ियाउल हक ने की है तारीख में किसी ने नहीं की, लेकिन मैं उसको भी मुल्क दुश्मन नहीं समझता। मैं उसके फैसलों की बदौलत मुल्क को नुकसान पहुंचने का बायस जरूर कहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ज़ियाउल हक ने भी इंटेंशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। सो मेरा किसी सियासतदान के बारे में ये व्यू नहीं है, लेकिन आप कभी बात करते हुए ये बात कि उसके फैसलों से मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसको बयान करते हुए कभी वो लफ्ज भी निकल जाते हैं। तो कायरा साहब, आपकी जो जाहिर है आप एक सीनियर सियासी कारकुन है, आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से आप लोग हुकूमत गिरा सकते हैं, या फिर सीधी सी बात है कि इलेक्शन का साल अगले साल शुरू हो जाना है, आप सब इलेक्शन की तैयारियों की तरफ जा रहे हैं, इस हुकूमत ने अपना टाइम पूरा करना है? देखिए तैयारियां तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने अगली इलेक्शन कराना है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और हम इलेक्शन की तैयारी तो ऑलरेडी सियासी जमातें करती। बात यह है शाहजेब, दो एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो यह है कि हमारे पास नंबर नहीं था और हमने सेनेट में इलेक्शन जीता, सेनेट का इलेक्शन कौमी असेंबली से जीता, ये बात दुरुस्त है ना? और उस वक्त हमें किसी के आशीर्वाद, किसी भी साथी का सहारा नहीं चाहिए था, न था, और ना उनसे सहारे हटे। तो उस वक्त की सूरत उनके लिए बहुत मुख्तलिफ थी। गिलानी साहब का इलेक्शन, अगर उस वक्त के चेयर जो बैठे हुए थे चेयर पे, वो सीधा सीधा डाका मार के इंतहाई बेअसूली के ऊपर फैसला करके अगर वो हमारा इलेक्शन ना छीनते तो हम सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत चुके थे, आज भी जीत चुके हैं। तो इसको ये कहना कि जी सिर्फ वही एक वाइड फोर्स होती है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक रास्ता, दूसरा रास्ता ये है, अगर कायरा साहब गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए तो आपने हुकूमत ही के सेनेटर लिए ना, और फिर वो आज आप लोगों के लिए लायबिलिटी बन गए हैं, तो फिर वाइड फोर्स कौन सी होती है? गुजारिश ये है कि आपने नो कॉन्फिडेंस तो असेंबली के मेंबर्स के अंदर से ही करना है, और आपके पास नंबर थोड़ा है, आपने असेंबली के अंदर से वो नंबर पूरा करना है। एक इत्तेहादियों की सूरत में है, और दूसरा मुस्लिम पीटीआई के अपने अंदर। देखिए पीटीआई को एक मुसम्मम जमात नहीं है, उनको एक इलेक्शन के वक्त मुख्तलिफ जमातों से लोग पकड़ के उसमें इकट्ठे कर दिए गए इलेक्टेबल, और वह इलेक्शन जितवा दिया गया। अब सवाल यह है कि उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर इतनी खौफनाक पल्स जो है वो फील कर रहे हैं, वो हीट महसूस हो रही है। शाहजेब खानजादा को शायद ना महसूस हो रही हो, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जाते हैं वो इस सीट को बहुत खौफनाक तरीके से महसूस कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि आप लोग भी बाहर निकले, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी बाहर निकले, इंडिविजुअली भी बाहर निकल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अवाम एक बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ उमड़ आए हैं कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए, अवाम का एक हुजूम है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात तो यह है कि आज के इस दौर में कभी भी हजूम नहीं किसी जमात के साथ भी नहीं होता। जब इमरान खान साहब निकले थे कितना बड़ा हजूम था, सारा मीडिया को उनको ना दिखा रहा होता कि वो कहां खड़े हैं। उनका 126 दिन का धरना, चंद 100 लोग नीचे खड़े होते थे, और अगर आप उनके ऊपर रेगुलर प्रोग्राम सारा मीडिया ना करता और उनके जलसों को बड़ा बड़ा करके ना दिखाता तो क्या था वहां? आप बताइए जरा ईमानदारी से कि मगर क्या ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी हालात इतने ही बुरे थे? आप तो ये कह रहे हैं ना हालात इतने बुरे हैं कि आवाम बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। ऑपोजिशन का तो मुद्दा ये है ना कि उस वक्त हालात इतने बुरे नहीं थे, अब तो आप कह रहे हैं हालात इतने बुरे, तो आवाम क्यों नहीं उमड़ के आ रहे? सवाल ये है कि उस वक्त हालात कितने बुरे हो सकते थे। खान साहब तो कह रहे हैं मेरा बड़ा पॉपुलर बयानिया था, आप सारे लोग, सारा मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको उस वक्त वो कहते थे मुझे इदारों की भी सपोर्ट है, तो क्या था उनके पास? कायरा साहब ये तो दुरुस्त है कि मीडिया ने उस वक्त बहुत ज्यादा दिखाया खान साहब को, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जलसे दिखा नहीं रहा है मीडिया। आप लोग जलसे करते हैं, आपके मीडिया जलसे भरपूर दिखाए जाते हैं। आपने कौन सा धरना दे दिया जो नहीं दिखाया मीडिया ने? ठहर तो जाओ ना यार, धरना देना हो सकता है खान साहब की दानिश में दुरुस्त हो, मेरी दानिश में दुरुस्त नहीं है। जिस चीज को मैं गलत कहता हूँ मैं कैसे करूं? मैं शाहजेब के या किसी और के दबाव पे तो नहीं कर सकता, मैं तो वो करूंगा जो सियासत को दुरुस्त समझता हूँ। लेकिन दुरुस्त है, मगर आप मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं ना कि मीडिया ने उनको दिखाया, मीडिया आपको भी दिखाता है, तो ऐसा थोड़ी कि आपने क्या नहीं दिखाया।
एक बात तो खैर साहब, अगर मुझे ब्रेक में जाने से पहले अगर काइंडली बता दें, आपको लगता है कि ये हुकूमत गिर सकती है या एक पॉस्चरिंग है जो अपोजिशन करती रहेगी, हुकूमत नहीं गिरेगी? नहीं शाहजेब, देखिए आपका अपना एंगल है, आप साफी के एंगल से देखिए। मैं तो इसीलिए निकला हूं कि मैं हुकूमत को गिराऊंगा। और आपको पीडीएम के जलसे नजर नहीं आए? कितने कितने बड़े जलसे थे, वो हजूम में अवाम नहीं था, क्या था वहां पे? इससे बड़े जलसे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हुकूमत का मौका भी मालूम करेंगे और एमक्यूएम का मौका भी मालूम करेंगे कि एमक्यूएम इस वक्त क्या सोच रही है कल जबकि वो मिलने जा रही है शहबाज शरीफ साहब से। ब्रेक के बाद काफ लीग ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है, एमक्यूएम क्या करेगी उसके लिए एमक्यूएम से बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन तो बारहा कहती रही है कि हम मुहिम चलाएंगे, इन हाउस चेंज लाएंगे, धरने देंगे, आपने ट्विटर पर आज जवाब भी दिया, मगर आपके इत्तेहादी मिलना शुरू हो गए हैं और ज़ाहिर है आप पे तनकीद भी साथ साथ कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी कह रही है कि वो रिकन्सिडर करेगी आपका, उसका जो अलायंस है आपके साथ। एमक्यूएम मिल रही है, साथ में काफ लीग की भी मुलाकातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं इत्तेहादी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या हुकूमत को खतरा है? देखिए शायद बात यह है कि इत्तेहादी तो अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो हर बिल से पहले इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ यहाँ पे हुई हैं। इसी तरीके से जब भी आपने देखा है कि इस तरह की बातें होती हैं तो यही लगता है कि यार ये हो गया वो हो गया। देखिए इस अपोजिशन में ये दमखम नहीं है कि वो इमरान खान को हटा सके। उसकी वजह ये है कि ये तो सेनेट में जहाँ पे इनकी एक मुकम्मल बर्तरी है वहां पर भी अपनी बर्तरी साबित करने में अब तक नाकाम है। कौमी असम्बली में ये कोई बिल कभी पास नहीं करा सके, कभी इनसे कोई सब्सटेंशियल काम जो है इन्होंने नहीं किया। सिर्फ ये कहना कि मेरे ऊपर केस है, आपके ऊपर केस है तो हम तरीक ले आते हैं। तो ये तो एक मतलब मुझे आप ये पूछे ना, इस अपोजिशन से ये पूछिए कि आखिर आपकी पॉलिसी क्या है, आप चाहते क्या है कि इमरान खान जो करे वो क्या करे। कोरोना से अगर ये हमने उनसे पूछा, वो कहते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है और ज़ाहिर आपके इत्तेहादी भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, मगर वो कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए ये कह रहे हैं। और अगर मुझे पॉलिटिकली बता सके, आपको लग रहा है कि आपके इत्तेहादी आपके साथ ही रहेंगे? कामिल अली आगा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है तब तक हम भी इमरान खान के साथ खड़े। लेकिन नहीं, वो तो खैर ऐसी हमारे यहाँ फैशनेबल है ना एक बात कहना, रियासत यहाँ पे खड़ी है या क्या खड़ी है। रियासत जो है वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है और रियासत पूरी जो फौज है, अदलिया है, उन तमाम लोगों ने फैसला करना है, हमने आइन के मुताबिक चलना है, वो आइन के मुताबिक चलेंगे। आइन जो है बिल्कुल वाजे है, जो फेडरल कैबिनेट है तमाम इदारों ने उसके साथ खड़ा होना होता है और यही पाकिस्तान का आइन है और इसीलिए तमाम लोग जो है, तमाम इदारे जो है उसको फॉलो करते हैं। ऐसा मगर ओपोजिशन ये कह रही है कि आपके लोग जो हैं तकरीबन 22 MNA उनसे राब्ते में हैं, मगर उनको डर है कि वो फोन कॉल चली जाती हैं, वो बैसाखियां हटेंगी तो वो सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे, वही कह रहे हैं। शायद बात यह है कि ये तो ऐसे स्टेटमेंट है ना, मुझे बताएं जहाँ पे इनकी अक्सरियत है सेनेट में, ये वहां पे अपने आप को साबित नहीं कर पाए। नेशनल असेंबली में अभी 40 दफा तो ये रोज शिकस्त खा चुके हैं, तो क्या मतलब कौन से 22 इनके साथ है? कोई पागल ही होगा ना इस वक्त जो इनके साथ जाएगा। मगर एक मिसाल देते हैं, वो ये वाला आपका आर्गुमेंट ज़ाहिर दुरुस्त और हमने रखा भी शायद खान अब्बासी साहब के भी सामने और कायरा साहब के भी सामने, मगर एक जवाब उनका यह है कि जब इदारे न्यूट्रल थे तो अब देखें गिलानी साहब को हमने कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत थी मगर सेनेटर मुंतखब करा लिया था। देखिए वो गिलानी साहब वाला हुआ था, हमारी भी गलतियां होंगी उसमें, लेकिन देखिए मुझे समझ नहीं आती ना, शायद का खान अब्बासी देखें वो अपने हल्के से इलेक्शन हारे हुए हैं, लाहौर से जाके इलेक्ट हुए, इस वक्त आप कायरा साहब का पता करवा लें, वो चौथे नंबर पे भी नहीं है अपने हल्के में। अब ये जो लोग हैं ये आके टीवी पे बैठ के इस तरह के बयान देंगे तो मैं क्या उस पर तबसरा करूंगा। अब सवाल ये है, मैं आपको सिंपल बताना ये चाहता हूँ, मुल्क के अंदर क्या कोई ये जो महंगाई है या जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है उसके मुकाबले में जो ग्रोथ फिगर्स हैं या जो बाकी हमारी इकोनॉमी की इस वक्त पूरी दुनिया तारीफ। और इस वक्त मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक बिल्कुल डिफरेंट फेज में है जो अपोजिशन को बिल्कुल पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो चीन गए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला जो रूस जा रहे हैं, उसके बाद जर्मनी जा रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारी नेशनल पॉलिटिक्स से आगे चली गई है और पाकिस्तान का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बातें गैर अहम है कि ये इनके केस बन गए हैं तो उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, वो इमरान खान को ये सारे मिल भी जाएं तो ये नहीं हटा सकते।
और उसके बाद ये अच्छा, फिर मुझे बताएगा कि वज़ीर आज़म ने आज खुद जो फैसला किया है कि वो बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे, फैसलाबाद जा रहे हैं, ये अग्रेसिव कैंपेन अपोजिशन को जवाब देने के लिए है या फिर किसी भी खतरे को टालने के लिए है या फिर जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं उसकी तैयारियों के लिए? तो लोकल गवर्नमेंट है ना, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट होगी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं बैठे रहेंगे, जाहिर है उन्होंने लोगों के लिए। और जो सिस्टम हम लाना चाह रहे हैं जिसके लिए देखें ये इतना बड़ी कंट्रीब्यूशन है इमरान खान की, जो और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनमें एक ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हम डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर ला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, और ये इलेक्शन तो नेशनल इलेक्शन से भी बड़ा इलेक्शन है। तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म जाएंगे, जलसे करेंगे और पूरी, और इनके पास भी मौका है। जो ये सारी अपोजिशन वाले कहते हैं कि लोग महंगाई से तंग हैं, इमरान खान के खिलाफ है, आ जाएं अपने आप को साबित करें। जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था उसमें अपोजिशन ने साबित किया है, आपको लगता है कि जो आगे पंजाब में होगा या फिर खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला होगा उसका नतीजा कुछ अलग निकल आएगा, या फिर इमरान खान साहब अपनी कैंपेन से समझते हैं कि पार्टी नहीं संभाल पाएगी इस मामले को, मुझे खुद ही कैंपेन करनी पड़ेगी जितवाने के लिए? तो पार्टी कैंपेन तो इमरान खान को ही करनी पड़ेगी, ये बात तो सही है, कोई और इतना बड़ा इलेक्शन तो नहीं संभाल सकता। और दूसरी बात ये देखिए, जब अगर लोग आपके साथ नहीं है तो आपके साथ नहीं है, अगर आपके साथ है तो आपके, यही जमहूरियत है ना। अगर आपको वोट डाला, आप जीत गए तो आप हुकूमत बनाएंगे, अगर आप नहीं जीत सकेंगे तो आप अपोजिशन में आएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी अपोजिशन के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई उनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही बच्चे बच्चे उठ के आ गए हैं, वो कोई कुछ कहना शुरू कर देता है, कोई कुछ, अब्बू के ऊपर केस बन गया हम नो कॉन्फिडेंस लेंगे, अब्बू के ऊपर कुछ हो गया हम जो है वो छोड़ देंगे। लिहाजा ये इनकी क्या पॉलिटिक्स है, मुझे आप बताइए ना। देखिए तो फौजी साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस लानी है पंजाब में या मरकज में तो वो ले आएं, अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है तो वो कर लें, धरने देने हैं तो वो दे लें, मिलके कर लें, हुकूमत को खतरा नहीं, हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी, जो मर्जी कर लें। देखिए मैं आपको बताऊं, इस पोजीशन में इनके जो इस वक्त हालात हैं, जो इनमें तो जो आगे अभी इनके साथ होने वाला है, कोई आदमी ये पाकिस्तान जरदारी और शरीफ फैमिली से आगे निकल गया और ये अभी तक इनको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इनको आ जाएगा बड़ी जल्दी। जब इनकी आंखें खुलेंगी तो इनको पता चलेगा पाकिस्तान जरदारी और शरीफों से आगे निकल गया है, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक समझिए कि खुशकिस्मती हुई है। ये जो 2000 अगला इलेक्शन आने जा रहा है 23, ये शरीफ और जरदारी के बगैर होना है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की कि एक तवील अरसे के बाद वो इन दो फैमिली से जान छुड़ाएगा और आगे चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान आमिर खान साहब, जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। उनकी कल मुलाकात भी है शहबाज शरीफ साहब से, इससे पहले वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ये बताइएगा कि पहले आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, कल शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, अपोजिशन कह रही है कि इन हाउस चेंज लाना है या फिर नो कॉन्फ्रेंस ला के हुकूमत को गिराना है, तो आपकी मुलाकातें महज रस्मी मुलाकातें हैं, खैर सगाली की मुलाकातें हैं, या कहीं ना कहीं ताल्लुक है आपकी इन मुलाकातों का और अपोजिशन से बढ़ती हुई क़ुर्बत और हुकूमत से बढ़ता हुआ फासला की निशानदेही करती हैं? शाहजेब, इसमें देखें हमारा जो ये दौरा था वो तो खालिसतन जो सिंध में बल्दियाती जो कानून पास हुआ था और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जिन सियासी जमातों ने हमारा साथ दिया और हमसे ताउन किया और यकजहती की, तो हम उनके पास सबके पास ही जाकर इसके ऊपर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। इत्तफाक से ये सूरत हाल, सियासी सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है। जाहिर है कि जब बैठते हैं तो सियासी हवाले से गुफ्तगू भी होती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं डिस्कस, कम से कम अभी तक हमसे तो किसी ने भी इस मौजू पे कोई बात नहीं की है। अब जो अगली 2 मुलाकातें हैं वहाँ पर हम तो शुक्रिया अदा करने जाएंगे, लेकिन हमसे इस हवाले से कोई तब्दीली के हवाले से इस पे तो कोई बात नहीं की है। हम बहरहाल PTI के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ हैं। आगे क्या सूरत हाल बनती है तो हमसे इस हवाले से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है, ना इस मौजू पे कोई गुफ्तगू हुई है। तो अगर राब्ता होता है या मौजू पर गुफ्तगू होती है तो क्या आपके दरवाजे खुले हैं ऐसे किसी ऑप्शन पर, या आप खुश हैं हुकूमत से और आप नहीं चाहते कि इस हुकूमत को गिराया जाए? देखें, हम इत्तेहादी हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर हमारे सामने आ रहा है और बहुत मौके ऐसे आए हैं कि जब हमने हुकूमत से शिकवा भी किया है, नाराज़गी का इजहार भी किया है, और
आवाम की सतह पर हमें इस वक्त जो एक बहुत तशवीश है जो वो है महंगाई। जो महंगाई बढ़ी है उसके ऊपर यकीनन हमें हुकूमत से शिकायत भी है कि कोई फ़ायदा ऐसा जो सिर्फ मखसूस या बड़े लोगों को हासिल हो रहा हो और आवाम उससे महरूम हो और आवाम तकलीफ में हो, तो ये शिकवा हमारा बिल्कुल हुकूमत से है। लेकिन हुकूमत बनाना गिराना ये इसका कोई हिस्सा नहीं है। और अभी हमसे किसी ने माफी चाहता हूँ, किसी ने हमसे इस मौजू पे बात भी नहीं की है। तो कल अगर मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब इस मौजू पर बात करें तो? अब सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, उसके बाद फिर कराची जाकर राब्ता कमेटी और खालिद भाई के सामने सारी सूरत हाल रखेंगे। फिर उनके सबके इत्तफाक राय से जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने जरूर लेके आएंगे। मतलब मगर क्या ये इतना ही सादा है कि वो आपसे बात करें शहबाज शरीफ साहब और आप पार्टी की क़यादत से बात करें, या एमक्यूएम अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है? अगर आप लोग फैसला कर भी लें, जब तक इशारा नहीं आएगा तब तक एमक्यूएम अपना फैसला नहीं कर पाएगी, ऐसी कोई बात है या एमक्यूएम आज़ाद हो गई है? देखिए, मैंने जैसा अर्ज किया कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो ऐसा कोई अमल हमारे सामने आया नहीं है या गिराने का। हम हर उस अमल पर यकीन रखते हैं और जो आइन और कानून के दायरे में रहे और जमहूरियत के उसमें अपोजिशन का हक है वो अपनी कोशिशें करे। लेकिन हमें ये भी नजर आया है कि पिछले 1.5-2 सालों में अपोजिशन ने कई दफा कोशिशें की हैं और उसके बाद अपोजिशन ही बिखरी है। तो कबल अज़ वक्त है कि अपोजिशन क्या कर रही है, क्या फैसला किया है। अभी तो अपोजिशन ने भी इस तरह की कोई बात की ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। जब कोई चीज सामने आएगी उसके ऊपर ही कोई राय दी जा सकती है। मीडिया पे भी उनकी तरफ से अभी कोई फैसला कुन बात नहीं आई है कि उनका क्या इरादा है, वो क्या करना चाहते हैं। तो जब कोई बात सामने आएगी तो उसके बाद ही उस पर कोई राय दी जा सकती है। मतलब जब आप कारकर्दगी की बात करते हैं कि कुछ चीज़ों से आप मायूस हैं, तो मगर बतौर इत्तेहादी आप ये भी समझते हैं कि इस हुकूमत को 1.5 साल मिल जाए तो इसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, या आपको मायूसी है कि 1.5 साल में भी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी? शाहजेब, यकीनन मायूसी है। और जो महंगाई जिस तरह बढ़ी है, पूरे पाकिस्तान की मईशत और जो वादे रहे हैं उसमें कुछ किसी हद तक तो जो हमारे साथ हुकूमत ने वादे किए थे, मिसाल के तौर पर ग्रीन लाइन बस का मंसूबा, उसको तकमील तक पहुंचाया है। इसी तरह K4 के ऊपर भी काम हो रहा है। इसी तरह सेंसस के ऊपर जो वादा किया था उसके ऊपर भी अमल दरामद हुआ है। और इसी तरह हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हुआ है। कुछ 2-1 चीजें हैं जिस पर नहीं हो सका है, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरे मुल्क की माशी सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है। और उस पे आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, बिजली के पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कि आम आदमी जो गरीब आदमी है उसके लिए तो अब 2 वक्त या 1 वक्त का खाना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस पर यकीनन तशवीश है और उस फोरम पर हम इस तशवीश का इजहार भी करते हैं। और 1.5 साल में अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आए। हम तो उम्मीद रखना चाहेंगे कि अल्लाह करे कोई बेहतरी आए जिससे आम आदमी जो है उसके ऊपर उसके कुछ असरात, बेहतर असरात मुरतब हों। बहुत शुक्रिया। इत्तेहादियों का, हुकूमत का, अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में गैस का बहरान है। इंडस्ट्री को शिकायत है कि हुकूमत वादे के बावजूद गैस फराहम नहीं कर रही है। कराची में सनअतकार एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पूरे मुल्क में घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है। हम बार बार इस प्रोग्राम में बताते रहे हैं कि हुकूमती नाअहली और प्लानिंग बहरान लाएगी, और अब अवाम के हालिया सर्वे भी यही बता रहे हैं। हुकूमत 3 वक्त गैस देने का अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाई, और ना ही इंडस्ट्री को वादे के मुताबिक गैस मिल रही है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी मुल्क भर से अवाम ने गैस की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। सर्वे में मुल्क भर से 2000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया, और ये सर्वे 13 जनवरी से 21 जनवरी 2022 के दरमियान किया गया। और सर्वे के मुताबिक सूबाई हुकूमतों में दस्तियाब सहूलतों पर अवाम की राय को देखा जाए तो गैस की दस्तियाबी की सूरत हाल पर सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन बलूचिस्तान के 80% अफराद नजर आए। इसी तरह सिंध में 66% अफराद गैस की फराहमी से मुतमईन नहीं है। पंजाब में 62% अफराद गैस की फराहमी पर मुतमईन नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गैस की दस्तियाबी की सूरत हाल से 57% अफराद गैर मुतमईन हैं। मुल्क में सर्दियों के आगाज़ से ही गैस का बहरान है। न घरेलू सार्फिन को पूरी तरह गैस मिल रही है और ना ही इंडस्ट्री को।
और इस गैस के बहरान पर बात करने के लिए हम वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को मुसलसल प्रोग्राम में आने की दावत दे रहे हैं, मगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने खुद ने वादा किया था कि इस हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में आएंगे। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं, प्रोग्राम पर बात करेंगे। बहुत से गाने ऐसे होते हैं जो किसी फिल्म से, किसी अदाकार से पहचाने जाते हैं। लोगों को गाना याद रहता है मगर गाने वाले का नाम भूल जाते हैं। मगर लता मंगेशकर ने जो गाया, 7 दहाइयों पर मुहित करियर में उन्होंने जो भी गाया, वो उनकी पहचान बन गया। और आज भी जब कोई वो गाने सुनता है तो उसके जहन में किसी अदाकार या किसी फिल्म का नहीं, बल्कि लता मंगेशकर का नाम आता है। खुदा का तोहफा, कुदरत का करिश्मा, गायकी की मलका, सुरों की देवी और बुलबुले हिंद के अलावा बहुत से अलकाबात से उन्हें नवाजा गया। खुद लता जी ने 2013 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल पूरे होने के मौके पर कहा था कि अगर फिल्मी सनत के 100 साल हैं तो उनमें से 71 साल मेरे भी हैं। लता मंगेशकर बड़े सगीर की सकाफती तारीख का एक असासा हैं जिसे किसी अकीदे, कौम या सरहदों से तकसीम नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद के दोनों तरफ उनके चाहने वाले और उन्हें सराहने वाले बेशुमार थे, हैं और रहेंगे। लता जी की आवाज़ नफरत की जंजीरों को तोड़ने और दिलों को जोड़ने के लिए बनी थी और उन्होंने अपनी आवाज़ से ये काम खूब लिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हर घर में ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी समझने वाले रहते हैं, हर घर में लता जी की आवाज़ गूंजती थी। लता जी की आवाज़ खुशियों का सरमाया थी जिसे उन्होंने मुसलसल ज़रब दिया, कभी तकसीम नहीं होने दिया। जिस तरह रूमी हर फारसी बोलने और समझने वाले के शायर हैं, शेक्सपियर हर अंग्रेज़ी बोलने और समझने वाले का अदीब है, गालिब हर उर्दू बोलने और समझने वाले का शायर है। नूरजहाँ और मेहदी हसन की आवाज़ को हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान की सरहदों में कैद नहीं कर सकते। उसी तरह लता मंगेशकर भी अपने फ़न को उस मकाम पर ले गई थी जहां फ़न सरहदों की कैद से आज़ाद हो जाता है। लता की वफ़ात पर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक ने इजहार अफसोस किया। लता मंगेशकर की ज़ाती ज़िंदगी भी हर तरह के तासुब से बालातर थी। एक मुसलमान मौसीक़ार मास्टर ग़ुलाम हैदर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए। दिलीप कुमार, जिन्हें लता मंगेशकर यूसुफ भाई बोलती थी, वो उन्हें अपनी छोटी बहन कहते थे। उस्ताद सलामत अली खान से लता मंगेशकर की दोस्ती और मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। मेहदी हसन और ख़ास तौर पर नूरजहाँ से लता मंगेशकर की मोहब्बत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो हिंदुस्तान बल्कि पूरे बड़े सगीर में इत्तिहाद और यकजहती की तस्वीर थी। मगर बदकिस्मती से उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर उस तस्वीर को भी दागदार करने की कोशिश की गई है। भारत में मोदी हुकूमत की जमात बीजेपी फ़नून लतीफ़ा को भी सरहदों और अकीदों में कैद करना चाहती है। हालांकि लता जी तो नफरत की हर उस दीवार के खिलाफ खड़ी थी जो आज के हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलसल तामीर कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ लता जी की आखिरी रसूमात में खूबसूरत मंजर दिखाई दिया। अदाकार शाहरुख खान हाथ उठाए दुआ कर रहे थे और उनकी मैनेजर हाथ जोड़े खराज तहसीन पेश कर रही थी। मगर मजहबी हम आहंगी के इस खूबसूरत लम्हे को भी बीजेपी के इंतहा पसंदों ने अपनी नफरत अंगेजी की नज़र कर दिया। शाहरुख खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। शाहरुख खान का एक अमल लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात से भी बड़ा इशू बना दिया गया। शाहरुख खान ने दुआ पढ़कर अपना मास्क उतारा और फूंका तो शाहरुख के सारे मोहब्बत को गलत रंग देने में भी कोई और नहीं बल्कि भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ही के रहनुमा शामिल थे। बीजेपी के हरियाणा में IT महकमे के सरबरा अरुण यादव ने शाहरुख खान का क्लिप शेयर करते हुए सवाल किया कि क्या शाहरुख ने थूका है। इसके बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के खिलाफ एक तूफान बर्पा हो गया। इंतहा पसंदों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ तरह तरह की बातें की गई। भारत के इंतहा पसंदों ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो मोहब्बत और इत्तेहाद के बजाय नफरत और तकसीम पर यकीन रखते हैं। लेकिन इसी नफरत की फिजा में बहुत से लोगों ने मोहब्बत और इत्तेहाद की बात भी की। शाहरुख खान के अमल को हिंदुस्तान का असल चेहरा करार दिया, उनके अमल को सराहा, उसकी तकलीद करने की बात की। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक भारत में तकसीम मुसलसल बढ़ती जा रही है और नफरतें इंतहा को पहुंचना शुरू हो गई हैं। दुनिया भर का मीडिया और तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। फ़न और फ़नकार तो वैसे ही तासुबात और सरहदों से बालातर होते हैं। यही बात बड़े सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के लिए कही थी। जब वो एक कॉन्सर्ट के लिए लता जी का तारुफ करा रहे थे तो दिलीप कुमार ने कहा था कि जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह के बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन, घर या गाँव, कोई वतन या देश नहीं होता, जिस तरह उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।